हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। मैं हूं हर्षिता सावंत। पहले आपको बता दें किन किन खास मुद्दों पर फोकस रहेगा आज के इस आधे घंटे के कार्यक्रम में। डॉलर ने बदली है कच्चे तेल की चाल, तो क्या है आपकी रणनीति, उस पर करेंगे फोकस। यही नहीं, 57,000 के ऊपर सोना है बरकरार। इसके अलावा पाम पर इंडोनेशिया का जो खेल है उससे आपके ट्रेड पर क्या होगा असर, सब पर होगा फोकस। और हमारे साथ होंगे इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती, और पाम तेल पर खास हमारी नजरें रहेंगी सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया के साथ। लेकिन सबसे पहले फोकस रहेगा इंडिया एनर्जी वीक पर, जहां पर सीएनबीसी आवाज और नेटवर्क 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता पहुंची हुई है। और कितना एक्शन है इंडिया एनर्जी वीक 2023 बैंगलोर में, उन्हीं से समझते हैं। मनीषा बताइए, आई एम श्योर काफी ज्यादा एक्शन, और बजट के ठीक बाद बाहर जाने का मौका मिला तो काफी ज्यादा इनपुट्स आएंगे, तो कितनी एनर्जी सबसे पहले इंडिया एनर्जी वीक में? जी हाँ हर्षदा, और ये पहला इंडिया एनर्जी वीक है जो बैंगलोर में यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो क्लियरली देश विदेश से ऑयल मिनिस्टर्स, एनर्जी की जो कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। और काफी ज्यादा तवज्जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, ग्रीन ट्रांजिशन की यहाँ पे बात की जा रही है। और पीएम ने यहाँ पर अपनी स्पीच में ये भी कहा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से कहा कि अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर भारत में। जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, चाहे वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, ईवीज है, सोलार है, हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस है। तो काफी सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जहां तक क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात है, तो इंडिया अब आगे जाकर डिसाइड करेगा कि किस तरह की मार्केट्स यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है मांग को लेकर वो यहाँ पर भारत में आने वाली है। ऑफकोर्स चर्चा इस बात पर भी है कि जो रशियन सैंक्शंस हैं उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कच्चे तेल की अवेलेबिलिटी पर अब तक तो नहीं है, लेकिन आगे जाके कैसा हो सकता है इस पर नजर रखनी होगी। और क्लियरली बाजार की नजर इस तरफ भी है कि चीन की रीओपनिंग की जो मांग है वो एज ऑफ नाउ काफी स्ट्रांग है, लेकिन क्या वो रोरिंग स्ट्रांग रहेगी आगे जाकर, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो काफी सारी अनसर्टनिटीज के साथ ये साल यहाँ पर शुरू हुआ है। कच्चा तेल हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट इस साल में अगर देखी जाए तो वो नेचुरल गैस में है, जो कि 30% इस साल में फिसल चुका है। और दूसरी बड़ी कमोडिटी कोल रही है, जहां पर क्लियरली 40% की गिरावट इस साल में हमने अब तक आते हुए देखी है। तो अगर बात करें, मेरे साथ अब यहाँ पर दीपक कन्नन है जो एसएनपी ग्लोबल प्लैट से हैं और जो कोल देखते हैं। दीपक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर सीएनबीसी आवाज में जुड़ने के लिए। क्लियरली कोल में जिस तरह की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, एक समय था सब लोग कोल की बात कर रहे थे, कोल में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे। नेचुरल गैस के भाव $10 पे थे, लेकिन नेचुरल गैस के भाव अब $3 से नीचे हैं और कोल में 40% की गिरावट। कैसे देखते हैं आप ये प्राइस मूवमेंट? थैंक यू मनीषा, शुक्रिया। मैं जैसा देखता हूँ कि कोल अभी हमेशा डिमांड में ही था, बट अभी लास्ट ईयर हमने जो देखा कि सडनली कुछ एनर्जी क्राइसिस थे और बहुत सारे कंट्रीज आके कोल खरीदने लगे, स्पेशली द यूरोपियन कंट्रीज। अभी थोड़ा वो स्टेबलाइज हो रहा है। अभी चाइना थोड़ा क्वाइट हो गया है, अभी मार्केट में नहीं है ज्यादा, और इंडिया का भी स्टॉक पाइल्स बढ़ गया है। तो वो रश नहीं दिख रहा है अभी कोल खरीदने में। बट ये मतलब नहीं है कि कोल का डिमांड खत्म हो गया है। कोल का डिमांड हमेशा रहेगा, बट स्लो हो गया है, इसलिए हम थोड़ा प्राइसेस अभी गिरते हुए देख रहे हैं। प्रॉब्ली ये अगले 3-4 महीने में अभी स्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि अभी मानसून सीजन भी शुरू होने वाला है, तो मानसून रिस्टॉकिंग करने वाला है इंडिया, और प्रॉब्ली चाइना भी शुरू करेगा अपना लूनर न्यू ईयर और लैंटर्न फेस्टिवल के बाद का डिमांड। लेकिन दीपक, जिस तरह की मुनाफा वसूली क्रॉस देखने को मिली है और जिस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन की बातें होने लगी हैं, आपको क्या लगता है कोल की मांग कब तक पीक आउट हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है अभी 10-20 साल तो और लगेंगे कोल का पिक आउट होने में, क्योंकि अभी बहुत सारे रिन्यूएबल्स की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, बट सब समय लेगा, क्योंकि और लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेगा। इतने आसानी से बनेगा नहीं। लेकिन कोल में इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी? कोल का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम हो चुका है। वी आर नॉट सीइंग एनी कैपेसिटी एक्सपेंशंस। अभी बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग इज अ बिग चैलेंज। तो वी हैव टू सी कि कैसे कोल का एक्सपेंशन होगा, बट आई थिंक जो है अभी रहेगा और प्रॉब्ली थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि
इमर्जिंग इकोनॉमीज में अभी भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और हर्षदा, काफी हद तक पीएम ने भी कल यही कहा कि जहां तक फॉसिल फ्यूल्स की बात है और एनर्जी ट्रांजिशन की बात है, इसे बैलेंस करना होगा, क्योंकि पीक होती हुई डिमांड अभी भी क्रूड और कोल में देखने को नहीं मिली है। तो अंडर इन्वेस्टमेंट्स यहां पर एक थोड़ी सी कंसर्न बनी हुई है। आगे और इनपुट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया मनीषा फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो कोयला जो एक टॉकिंग पॉइंट है आज, और इनफैक्ट कोयले से भारत में तो ट्रेड नहीं होता है, लेकिन आप इसे सीधा अगर कोरिलेट करना चाहे तो स्टील प्राइसेस देखिए, क्योंकि कोयले के दाम घटना इनफैक्ट एक बड़ा पॉजिटिव रहता है मेटल कंपनियों के लिए, स्पेशली स्टील कंपनियों के लिए। तो उस लिहाज से प्राइसेस में भी कुछ ईज ऑफ देखने को मिल सकता है। लेट्स सी वहां पे क्या उभर कर आता है। लेकिन कच्चा तेल और नेचुरल गैस, जैसे मनीषा ने क्लियरली मेंशन किया, उनमें हरकत देखने को मिली और मौजूदा भाव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल का। कच्चा तेल ध्यान रखिए कि आज के दिन जो कॉमेक्स पर, आई बेग योर पार्डन, जो ब्रेंट का ट्रेड है वो 81.92 के आसपास, तो फिर से $82 के करीब ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। और भारतीय बाजार में भी करीब 100 रुपए की बढ़त पर ही ट्रेड बनता देखने को मिला है। अब इसके अलग अलग कारण हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज क्लियरली कह रहा है कि इस साल की जो सबसे ज्यादा डिमांड ग्रोथ आएगी वो चाइना के खुलने के बाद आती हुई दिखाई देगी, और चाइना ही ड्राइव करने वाला है उन प्राइसेस को। इसी पॉइंट को आगे ले जाते हुए अगर इस समय कोई ट्रेड ले रहा है और ये जो पुल बैक आया है लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद, उसे कैसे रीड करना चाहिए? अनुज, वंदना, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। आप कैसे पढ़ रहे हैं दरअसल इस कच्चे तेल की मूवमेंट को अनुज, और इस समय अगर कोई ट्रेडर कोई क्यों ले रहा है? एक तो चाइना का फैक्टर, दूसरा रिपोर्ट्स जो टर्की से निकल कर आ रही है वहां के बेहद खराब अर्थक्वेक के बाद, वो भी शायद सप्लाईज को थोड़ा सा मार्क सकती हैं। प्राइस में कितना इस रिफ्लेक्शन इस समय है और आगे आ सकता है? हर्षद जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली जो अभी हमने चेंजेस देखे हैं टर्की सीरिया में, उससे कहीं ना कहीं एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। साथ में हमने प्राइसेस को लास्ट वीक करीबन ऑलमोस्ट 9% की गिरावट देखी थी, तो प्राइस ओवरसोल्ड जोन में थे, जहां से हमने रिकवरी आते हुए देखी है। हालांकि जो चाइना डिमांड है वो यहाँ पे कंसर्न है, और मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट मिला। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप पिछले 1 या 1.5 महीने से देखेंगे तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर में करीबन 6,700 और नीचे में करीबन 6,000। तो ये 6,000 सपोर्ट के आसपास आए थे, जहां पर हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि प्राइस सपोर्ट के आसपास है। और जिस तरीके से टर्की सीरिया में सप्लाई का इशू हो सकता है, तो उससे काफी हद तक एक प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली वेरी इंट्राडे और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है करीबन 6,200 के आसपास खरीदारी करें, 6,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,400 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है अगेन एक बार प्राइस $82 तक के WTI में लेवल देखे जा सकते हैं। $82 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं WTI में, ध्यान रखें। वंदना, ये जो टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है, लार्जली किस तरह के सप्लाईज मार्केट में आते हैं, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो आपको भी क्या लग रहा है कि प्राइसेस वो $86 के आगे भी बढ़ सकते हैं? जी हर्षदा, वहाँ का एक्सपोर्ट टर्मिनल यहाँ पे डैमेज हुआ है और यहाँ पे सप्लाई साइड इफेक्ट होने की बात हो रही है। दूसरी चीज ये है कि साइमल्टेनियसली एक न्यूज आता है कि अब जो चाइना है वहां पे रैली ऑलरेडी कैचअप हो रही है। और एक चीज, अग्रेसिवली जब भी कमोडिटीज के प्राइसेस नीचे की तरफ होते हैं, पिछले 2 डिकेड से हम लोगों ने देखा है, चाहे वो ग्रेन्स हो या मेटल्स हो या एनर्जी हो, चाइना यहाँ पे अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करता है। तो वहां पे एक्चुअल डिमांड हो ना हो, स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करने की वजह से भी एक डिमांड उभर के आता है तेल में। तो मुझे लग रहा है कि जो 6,000 लेवल है यहाँ पे MCX में, वो एक यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन की तरह एक काम कर रहा है। उसके नीचे बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं होंगे प्राइसेस। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है जो प्राइसेस को यहाँ पे एकदम से शार्प शूट अप करे और 7,000 7,200 ले जाए, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे एक बार 64 से 6,500 ले जा सकता है। यहाँ पे WTI की बात करूं, मुझे $78 तक एक्सपेक्टेड है कि प्राइस में एक अपसाइड जंप यहाँ पे आएगा। आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि 6,200 पे भी अगर बाइंग करते हैं तो 6350 का एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6025 का होगा। एक यहाँ पे ट्रिगर है, पॉवेल की स्पीच है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि फेड का अभी इंडिकेशन आना है आज, तो यहाँ पे किस तरीके का उनकी रणनीति होती है फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज ये है कि डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड मूवमेंट आ रहा है और 104 ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो कोई भी रैली जो आएगी, नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो, उसको वो कैप कर सकता है। ओके, तो थोड़ी सी प्राइसेस कैप होती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ये टर्की और सीरिया के जो इनपुट्स है वो लार्जली एक एबरेशन है।
इनको अगर अलग रखें एंड स्पेशली जो इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक पर था वो जो थोड़ा सा टेपर डाउन होने लगा है, अनुज, उसके मद्देनजर कितना सस्टेनेबल रहेगा ये कच्चे तेल में इजाफे का ट्रेड? और देखिए ज़्यादा सस्टेन नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर इंटरेस्ट रेट पीक आउट होते हैं तो हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स में एक कंटिन्यूस गिरावट थी, ऑलमोस्ट 11 से 12% हमने हाई से गिरावट डॉलर इंडेक्स में आती हुई देखी थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक वीकनेस का इंडिकेशन है वो यहाँ पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं उससे काफी हद तक मुझे लगता है कि जो ओवरऑल ट्रेंड रहेगा क्रूड का वो आपको एक वीकनेस में आता हुआ देखा था। मुझे लगता है कि एक ब्रॉड रेंज की अगर बात करें तो नीचे करीबन 75 और ऊपर में करीबन $90, ये रेंज हमें लगता है कि ब्रेंट में बनती हुई दिखाई देगी। और जब भी हम एक मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक बाउंस बैक आ सकता है, मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो क्रूड की इन्वेंट्रीज काफी बड़ी हैं। कहीं ना कहीं देखें तो ओपेक मेंबर्स भी अभी कोई प्रोडक्शन कट करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। नीचे के रिएक्शन में आपको एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि ऊपर में 6400 6500 तक जा सकता है। अगेन आपको हायर लेवल पे इक्वाली दोबारा देखने को मिलेगी। तो ऊपरी लेवल्स पर थोड़े से प्राइसेस कैप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक और पॉइंट जो मनीषा भी मेंशन कर रही थी, नेचुरल गैस में जिस तरह का खासा करेक्शन देखने को मिला है, वरना अगर इस समय ट्रेड लेना है तो क्या वो शॉर्ट साइड पर ही ट्रेड बांध रही है आप नेचुरल गैस में? जी नहीं हर्षता, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 800 की कमोडिटीज यहाँ पे 200 के करीब आई है, और ये एक लीन सीजन होता है इंटरनेशनल मार्केट में, टेम्परेचर माइल्ड होता है, लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव चीज है कि यहाँ पे स्टोरेज बिल्डअप जो होता है वो शुरुआत होती है। अगर यहाँ पे देखें तो इन्वेंट्रीज भी कम होना शुरू हुआ है, जल्दी यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएंगे, इट विल टेक अ मंथ और 2 मंथ्स यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में ग्रेजुअल एक पीक आएगा जो कि समर सीजन की तरफ जाएगा, और मई जून में एक रैली जो है वो पीक आउट होती हुई दिखेगी। मेरे ख्याल से 200 का जो लेवल है यहाँ पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्राइसेस मुझे अपसाइड लग रहा है, जो डाउनसाइड है वो केप्ड है, यहाँ पे लिमिटेड हो सकता है 175 के करीब। यहाँ से मैं बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर एमसीएक्स की बात मैं आज के लिए भी करूं तो 207 के करीब बाइंग करना चाहिए, 220 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 202 का होगा, लेकिन एक नीज अप रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है 220 225 तक पर बिक वाली आ सकती है। तो सीसॉ मूवमेंट रहेगा, लेकिन इस सीसॉ मूवमेंट के साथ एक हम हायर साइड की रैली आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल हायर साइड की रैली की उम्मीद नेचुरल गैस में। वेरी क्विकली अनुज, सोना, और जैसे यहाँ पर वन्ना भी मेंशन कर रही थी, जेरोम पावेल की स्पीच पर सभी की नजरें हैं। उसके पहले हमने देखा है डॉलर में थोड़ा सा पुल बैक आया है, लेकिन कच्चा तेल क्या एक तेजी का ट्रेड साबित होगा फिर आपके लिए भी? आई बेग योर पार्डन, सोना क्या एक तेजी का ट्रेड साबित होगा? और देखिए डेफिनेटली अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो हमने हालांकि एक गिरावट इसमें देखी थी जब इसने अभी हाई बनाया था लास्ट वीक में, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जेरोम पावेल की स्पीच रहेगी उसमें थोड़ा सा लेस हॉकिश स्टांस वो यूज कर सकते हैं, जो कि गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जैसे कि हमने कल भी एक रिकवरी देखी थी, आज भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर आपको बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी हम देखें तो अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर हम यहाँ पे देखते हो करीबन 56,800 के आसपास लेवल्स मिले तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 56,400 पे स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट करीबन 57,400 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में 1880 1885 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम एक जेरोम पावेल की स्पीच में लेस हॉकिश स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर आता है तो डेफिनेटली गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो यहाँ पर हमें लगता है कि अगेन एक्यूमुलेट होती हुई दिखाई देगी, तो उससे भी काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ब्रेक से पहले मैं आपसे वेरी क्विकली एक जेनरिक सवाल लेना चाहूंगी। मुझे याद है पिछले साल सेकेंड हाफ में सोने ने एक बहुत तगड़ा कमबैक किया था वर्सेस अदर एसेट क्लासेस, स्पेशली इक्विटी। क्या वो कमबैक और वो क्या परफॉर्मेंस का सिलसिला फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 जारी रहेगा? जी हर्षता, मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रह सकता है। रीजन है इन्फ्लेशन। फेड ने माना है कि अब ये सप्लाई ड्रिवन है, इजी मनी ड्रिवन नहीं है, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे जब तक 23-24 तक रहेगा। गोल्ड में एक अपसाइड रहेगा खासकर कि एमसीएक्स के लिए, क्योंकि जो इंडियन रुपी में जो 10% का देखा गया था कि एक डेप्रिसिएशन आया था, वो यहाँ पे लग रहा है कि 2023 में भी कंटिन्यू रहेगा। तो इंडियन मार्केट विद प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड कर सकती है, और इसका जो डिफरेंस हो सकता है इट कुड बी 3 to 4%। तो मेरे ख्याल से इक्विटी को फिर आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड इस बार। इक्विटी को फिर आउट परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता है सोने में, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ एग्री कमोडिटीज का जायजा लेंगे, स्पेशली पाम तेल में क्या इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं इंडोनेशिया से, उसकी बात होगी। संदीप बजोरिया देंगे साथ आगे।
आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब फोकस पाम तेल पर, जहां पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि इंडोनेशिया से जो पाम तेल का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो सकता है उसमें कटौती करने की दरअसल तैयारी हो रही है। दरअसल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया अपने एक्सपोर्ट पर थोड़ी सी लगाम लगाने की तैयारी में है। इसका सीधा असर प्राइसेस पर देखने को मिलेगा और भारतीय कंज्यूमर के लिए भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम एक बड़ी क्वांटिटी में दरअसल पाम तेल इंपोर्ट भी करते हैं। तो संदीप भजोरिया हमारे साथ हैं जो इस पर क्लियरली ज़्यादा और डिटेल दे पाएंगे। संदीप जी बताइए, ऑन ग्राउंड क्या सुनने में आ रहा है? अब तक खबरें यही है कि इंडोनेशिया ऐसे हिंट दे रहा है कि पाम तेल के एक्सपोर्ट में कमी वो ला सकते हैं। इसकी क्या किसी तरह से पुष्टि हो पाई है या फिर कोई टाइमलाइन जब तक ये एक्शन लिया जा सकता है? ये इंडोनेशिया से जो कल खबर आई है उसमें बिकॉज ऑफ रमजान फेस्टिवल उनके सामने है और उसके लिए लोकल प्राइसेस के बारे में गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है। आपको याद होगा लास्ट ईयर उन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया था 2 महीने के लिए जी। उस तरह का कदम तो भी इन्होंने समझ में आया कि उस तरह का कदम नहीं उठाएंगे, वो बहुत गलत कदम हुआ था, क्योंकि जब बैन उठा था उसके बाद में अचानक बहुत ज्यादा उनके टैंक्स फुल हो गए थे। लेकिन अब की बार उन्होंने कहा है कि भैया जो आपने रेशियो डीएमओ का कि भाई आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको मतलब 6:1 का रेशियो था कि आपने यदि 6 एक्सपोर्ट करने चाहते हैं तो 1 टन आपको लोकल बेचना पड़ेगा। तो कहना है कि इसमें जो क्रेडिट्स मिली है लोगों को वो 2 महीने के लिए क्रेडिट सस्पेंड कर देंगे और अभी डीएमओ रेशियो की बात ये चल रही है 6:1 की जगह पे 3:1 होगा। मतलब 1 टन आप लोकल में बेचोगे तो आप 3 टन ही एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये आज शाम तक कंफर्म होगा, लेकिन इसके कारण में हमने देखा फ्राइडे में और आज में 2 दिनों में मार्केट जो है वो 170 रिंगिट बढ़ गया है। 170 रिंगिट के मायने करीबन आप समझ के चलिए $40 से $50 बढ़ चुका है। राइट। तो डिमांड ऑल्दो अभी डल है डेस्टिनेशंस में। इंडिया में भी ठंड का सीजन है, स्टॉक्स बहुत है, पाम का अराइवल बहुत हुआ था, तो इंडिया में थोड़ा डिमांड डल है। बांग्लादेश पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज है, तो ये सब लेके, लेकिन यदि डिमांड पिकअप करती है हफ्ते 2 हफ्ते के बाद और यहाँ सप्लाई में कंस्ट्रेंट बन जाता है तो प्राइसेस और ऊपर जा सकती हैं, $50 और ऊपर जा सकती तो है। भजोरिया जी ये साथ में ही होगा ना कि वहां से डिमांड कम, एक्सपोर्ट कम होने लगेगा और हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस में कितना और इजाफा आपको रफली एस्टिमेट है आएगा? हर्षिता जी, मुझे लग रहा है कि अभी जैसे क्रूड पाम ऑयल का $1000 पर मेट्रिक टन का CNF इंडिया रेट है, आप समझ के चलिए करीबन फरवरी शिपमेंट का, तो और नीचे में ये हो गया था 960 लास्ट वीक, तो $40 तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। और इस तरह से यदि डिमांड थोड़ी निकल जाती है तो ये $1000 का $1050 $60 हो सकता है, मतलब $50-100 और बढ़ सकता है। मतलब ओवरऑल इस मूव के कारण में 40 + 60 $100 का इंक्रीज हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडोनेशियन एक्शन। ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन दिक्कत नहीं है, फिर भी कीमतें बहुत लो पे है। आप देखें कि लास्ट ईयर हमने पीक देखा था पाम ऑयल का $2100 का जी, और लो आ गया था पाम का $800-850 का। तो वो $800-850 की जगह पे $1000-1050 कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीमतें जरा भी चिंताजनक नहीं है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल की तुलना में ऑफ कोर्स उतना स्पाइक नहीं आएगा, लेकिन थोड़े से दाम बढ़ जरूर सकते हैं। शुक्रिया संदीप जी। वरना कोई ट्रेड लेंगे फिर पाम तेल में उस लिहाज से? मुझे 42 से 4250 रिंगिट तक लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। यहाँ पे तो एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लोअर साइड से अगर 10% भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा घरेलू बाजार में। रमजान है, होली अप्रोचिंग है, फिर यहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 10 to 12% तक का इजाफा प्राइसेस में आएगा। शुक्रिया आपका, आप सभी का। इनफैक्ट भजोरिया साहब, अनुज और वंदना हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी मोड पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन पाम तेल की बात हो रही तो FMCG स्टॉक्स उस लिहाज से आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज प्राइसेस का इन कंपनियों पर सीधा इम्पैक्ट करता है। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ। आगे खबरों का सिलसिला और ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट का एक्शन जारी रहेगा। बने रहें।